गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में पूरी स्वर संधि पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पर व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। 7th क्लास की व्यंजन संधि है, हम इसका अध्ययन करेंगे कि परिभाषा होती है ये इसकी कि तद यदा व्यंजनात् परे व्यंजन स्वरा व आयति सा व्यंजन संधि कथ्यते, कि जहाँ पर भी जो पर पद होता है अगर उसमें व्यंजन आता है तो और जो है उत्तर पद होता है उसमें भी अगर व्यंजन आता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ में मेल होना, स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ में यदि मेल होता है तो व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। निर्देश व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से कुछ प्रमुख भेदों का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे कि अनुस्वार संधि। हालांकि जो है 7th क्लास में संधि को इतना डिटेल में बताते नहीं हैं, केवल आप लोगों को तो इतना ही लिखना है पहचान करके कि ये व्यंजन संधि है या नहीं है। इसके भेद जो हैं आप लोगों के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए कि इसके भेद होते कौन कौन से हैं। बाकी आपके सिर्फ व्यंजन संधि का नाम आएगा, डिटेल में ये संधि नहीं आती है। तो हम इसको केवल फॉर्मल तरीके से इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि यदि पद के अंत में म हो तो उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो म को हटा करके इस तरह की जो बिंदी है वो लग जाती है अंत में। पद के अंत में यदि म हो तो आगे स्वर आए तो म के स्वर के साथ मेल हो जाता है और अनुस्वार नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सत्यम प्लस वद, तो सत्यम में देखो लास्ट में म आ रहा है तो इस म को हटा करके ऊपर हम बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से सत्यम वद। फिर उसी तरह से हो जाएगा दिवम प्लस गत, तो ये हो जाएगा दिवंगत। फिर किम प्लस चित, तो ये हो जाएगा बिंदी म को हटा करके बिंदी लगा देंगे। फिर म प्लस स्वर होगा तो क्या होगा, पीछे विसर्ग लग जाएगा। फिर मतलब जो है मैं को पूरी तरह से हटा देंगे, वहाँ बिंदी भी नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा सम प्लस क्योंकि इधर तो क्या हो रहा था कि व्यंजन ही आ रहा था, लेकिन इधर देखिए स्वर आ रहे आ य और ई, तो ये तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अनुस्वार संधि के अंदर क्या होना है कि इधर लास्ट वाले पद में, पूर्व वाले पद के लास्ट में तो म होना चाहिए और जो उत्तर पद है उसके पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए। यानी कि म प्लस व्यंजन होगा तो ही तो अनुस्वार लगेगा, और म प्लस स्वर होगा तो पूरा म बन जाएगा। तो जैसे ही हो जाएगा सम प्लस आचरण, तो यहाँ पे देखिए पीछे म आ रहा है और इधर स्वर आ रहा है, तो म प्लस स्वर बन के म बनेगा, तो ये हो जाएगा समाचार। फिर अयम प्लस अपि, तो ये हो जाएगा य, और इस म और अ को मिलाकर के आदेश म हो जाएगा अयम अपि। किम प्लस अपि, तो ये हो जाएगा कीमती। फिर इसके बाद में आ जाती है सचुत संधि, तो इसमें स तथा त वर्ग, यानी कि ये जो होगा ना त वर्ग, इसके स्थान पर के साथ में श और च वर्ग होगा, तो उनमें से कोई भी वर्ण हो तो वहाँ पर श का तो श हो जाएगा, इस स के स्थान पे ये स लिखेंगे, तथा त धन का कर्मश, यानी अगर ये वाले कोई भी शब्द होंगे तो उसके स्थान पर हम यानी कि कहने का अर्थ है कि त वर्ग को हम च वर्ग में बदल देंगे, यानी त वाली लाइन को च वाली लाइन में कर्मश बदल देंगे। जैसे कि रामस प्लस शेते, तो ये हो जाएगा रमशते। तो रामस स को आदेश क्या होना है, श, तो ये यहाँ पे और श में नीचे हलंत है तो ये आधा आदेश हो गया यहाँ पे रामेशते। फिर सत प्लस चितम में हो जाएगा, सत में त आधा है तो यहाँ पर त वाली लाइन का पहला त है, तो इसको बदलना कौन सी लाइन में है, च वाली लाइन में। तो च वाली लाइन का पहला क्या वर्ण हो गया, च, तो इस वाली लाइन को इसमें बदलेंगे ना, तो इसका पहला है तो इसका पहला क्या हो जाएगा, च, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सच्चित। तो इस तरह से उदाहरण हो जाएगा। फिर आती है षटुत्व संधि, तो षटुत्व संधि के अंदर क्या करना है, स तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा या ट वर्ग का योग हो तो श को ये वाला आदेश होगा का कर्मश ठहरना हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि रामस प्लस शठ का तो हो जाएगा रामशठ। फिर रामस प्लस टीकते का हो जाएगा रामश टीकते। फिर कर्ष प्लस तय का हो जाएगा कर्षते। तो इस तरह से आपको जो है इसको
तय वर्ग को ट वर्ग में बदलते जाना है। फिर जशत्व संधि है, तो जशत्व संधि के अंदर आपको क्या करना है, पद के अंत में यदि झल अर्थात प्रथम वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण तथा श शर्ण श में से कोई भी झल के स्थान पर किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात क च ट प थ के स्थान में कर्म से ज झण, यानी कि आपको क्या करना है, जशत्व संधि के अंदर यदि ये वाले च ट ट पाए तो इनको कर्मश ज, यानी क को ग में बदलना है, च को ज में बदलना है, ट को ड में बदलना है, त को द में बदलना है, प को ब में बदलना है, यानी कि एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए इस लाइन को और क्रमश बदलते जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे क आ रहा है, दिक में क आ रहा है तो क का को बदलना है ग में, तो यहाँ पे हो जाएगा दिगंबर। फिर जगत का त आ रहा है तो त को आपको बदलना है, चौथा वर्ण है ना त, तो चौथे वर्ण को द में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जगदीश। फिर सत प्लस चितम का हो जाएगा, फिर सत प्लस चितम का हो जाएगा सदा, इसका सदाचार, सदा प्लस आचार का हो जाएगा, सत प्लस आचार का हो जाएगा सदाचार। फिर इसी तरह से आपको अच प्लस अंत का करना है तो अजंत हो जाएगा, वाक प्लस इसका हो जाएगा तो वागीश हो जाएगा, फिर दिग प्लस अंत का हो जाएगा तो ये दिगंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है इन क छ ट प को इनमें ग ज ध ब में इस तरह से बदलते जाना है। तो ये हो जाएगी कौन सी संधि, व्यंजन संधि की जशत्व संधि। बस आप लोगों को तो यही ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि है। इसके नियमों को आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको लग जाएगा कि ये नियम अगर स्वर में संधि में नहीं आते हैं तो ये व्यंजन में है और ये व्यंजन संधि है। इसी तरह से आपको लिखना है, केवल इतना ही। फिर इसके बाद में इसमें आ जाती है ऋत्व संधि। तो इसमें यदि अंत में स या सजु हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है और इसी रू के ऊ का लोप होकर के र शेष बच जाता है। रू के ऊ का लोप हो जाता है और र शेष बचता है। यदि विसर्ग में से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा बाद में वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण या कोई स्वर वर्ण हो या य र ल व ह हो तो वर्ग का र हो जाता है, जैसे कि कबीर अयम, तो ये हो जाएगा कबीरम, कवि प्लस गच्छति, तो ये हो जाएगा कबीर गच्छति। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संधि आती है व्यंजन संधि, इसके बाद में व्यंजन संधि के बाद में यहाँ से ही आपकी विसर्ग संधि शुरू हो जाती है। मैं ये पढ़ाना भूल गई थी कि विसर्ग संधि की यदा विसर्ग से स्थाने किमपि परिवर्तन भवति तदा सा विसर्ग कथ्यते, यानी कि विसर्ग के स्थान पर यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम कौन सी संधि कह देते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन हो रहा है तो वही संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में सबसे पहली होती है सत्व संधि, तो विसर्जने से स, तो यदि खरी रेप विसर्जने से स, यदि विसर्ग से परे या सामने जो है अथवा बाद में च ढ श त श ढ अथवा स वर्गों में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर श तथा श हो जाता है। इसी को सत्व संधि कहते हैं। जैसे कि विष्णु त्राता, तो ये हो जाएगा विसर्ग को श आदेश होने पर, तो ये हो जाएगा विष्णु त्राता। इस तरह से श आदेश हो जाएगा निश्चल, तो ये हो जाएगा श आदेश होकर के हो जाएगा निश्चल है। फिर धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, इस तरह से हो जाएगा। ऋतु संधि है तो ये मैंने अभी पढ़ाई दी थी कि ऋतु संधि के अंदर क्या करना है, ऊ का जो है लोप हो जाएगा र के ऊ का। और फिर उत्व संधि है तो इसमें भी आपको क्या करना है कि जो जब विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग के बाद भी आने वाले ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह, इसको हम अवग्रह भी बोल सकते हैं और अ भी बोल सकते हैं। अ का चिन्ह है ये संस्कृत का, तो अ का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि बालक प्लस अयम, तो ये हो जाएगा बालकोयम। तो यहाँ पे देखो अ आ रहा है तो अ के स्थान पे इन्होंने यहाँ पर अ लग गया है, बाल को
आ रहा है तो ए के स्थान पे ये वाला चिन्ह लग गया है। फिर इसके बाद में है यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व अ हो और विसर्ग के आगे कोई भी तीसरा वर्ण या चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह इन 20 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के पूर्व आने वाले अ अथवा विसर्ग दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। जैसे कि बालक गच्छति, तो बाल को, तो यहाँ विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो गया है और यहाँ हो गया है गच्छति। तो इस तरह से हो जाएगा बालको गच्छति। आप तो ये सिर्फ ध्यान रख लेना कि विसर्ग के स्थान पे यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। अगर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है तो वो व्यंजन कहलाएगी। और स्वर संधि तो उसके आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, तभी वो आप लोगों को अच्छे से याद हो पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों कंप्लीट होती है। मैंने आपको यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद करवा दिए हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। पररूप और पूर्वरूप संधि भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है और व्यंजन संधि के भी मैंने आपको भेद बता दिए हैं। हालांकि व्यंजन संधि पूरी नहीं आती है और विसर्ग संधि भी आपकी पूरी नहीं आती, तो आप इसको सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं और व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल होना ही व्यंजन संधि कहलाता है। तो आप लोगों को सिर्फ व्यंजन संधि का नाम ही लिखना पड़ेगा अगर शब्द भी आ जाता है तो इस तरह से यहाँ पे आपकी संधि कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसकी जो है उदाहरण जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा